बेटा अब देखो, अब अपन लोग डायरेक्ट टैक्स के ऊपर आ रहे हैं। दिस इज वैसे इन रियल लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना, बट आप लोगों के लिए कंपेरेटिवली ईजी है क्योंकि आप लोगों को सिर्फ सैलरी के अंदर की बातें हो रही है। तो पहले तो क्या दिया हुआ है आपको, कुछ टर्मिनोलॉजीज दिए गए हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आप लोग प्लीज समझ लीजिए। पहला टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल ईयर। इंडिया में आप लोगों को पता है कौन सा फाइनेंशियल ईयर का क्या डेट चलते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है, मान लो 1 अप्रैल 2000 से लेकर 31 मार्च 2001 तक के आपने पैसा कमाया, तब इसका असेस आपको करना पड़ेगा ना कि कितना कमाया है, तो वो फॉलोइंग ईयर में आप असेसमेंट करते हो, तो इसलिए उसका फॉलोइंग जो ईयर रहता है वो उसका असेसमेंट ईयर हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों का फाइनेंशियल ईयर मान लो 2000 से 2001 वाला चल रहा है, वो 1 अप्रैल 31 मार्च लिख दोगे आप लोग, तो आप लोगों का असेसमेंट ईयर उसका बाद वाला ये चलेगा। क्यों, मतलब क्या है, यहाँ की कमाई हुई पैसा इस पीरियड में मैं असेस कर रहा हूँ। कैरी फॉरवर्ड नहीं, असेस करना मतलब उस पर टैक्स लाइबिलिटीज निकालो, तो पहले से थोड़ी कर सकता है टैक्स लाइबिलिटी डायरेक्ट टैक्स की, या तो इसी जब तू कमाया जा रहा है तभी थोड़ी टैक्स लाइबिलिटीज निकाल सकता है तब की तब, तो इसलिए देखो अगले साल में तो निकालता है, समझा ये चीज। 31 मार्च को वो नहीं करते बच्चा, अपन लोग एक दिन में नहीं होता रिटर्न फाइल अपने, ठीक है ना, यहां तक है, ठीक है आप लोगों का। अब ये देखो, ये आप लोगों का क्या, ग्रॉस इनकम क्या हो जाती है, मतलब एक बंदे ने कहां से अपनी इनकम कमाई हुई है, ठीक है ना। अब ये देखो वैसे बहुत अलग अलग 5 हेड्स आते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। एक सैलरी इनकम होती है, एक अदर सोर्सेज होती है, एक बिजनेस इनकम होती है, एक कैपिटल गेन होता है, और एक और शायद से मुझे पता नहीं क्या क्या है, 5 हेड्स होते हैं। तो अगर आप लोग आगे टैक्सेशन करोगे, यानी सीए में ही आता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग अगेन, जो करना चाहिए, यानी वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें रहती है, तब आपको पता चलेगा। बट अभी के लिए मैं सीए हूँ भी नहीं, मैंने इतनी पढ़ाई की नहीं लाइफ में उसकी, तो अभी यहाँ पे आया तो ग्रॉस इनकम मतलब आपने कितना इनकम कमाया था एक फाइनेंशियल ईयर में। एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस, बेटा देखो एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस मतलब क्या होता है, कुछ कुछ इनकम आपकी टैक्स से एग्जेम्प्ट की जाती है, मतलब उस पर टैक्स नहीं लगने वाला है, ठीक है। और कुछ कुछ अगर आप हरकतें करोगे तो आप लोगों को फायदा ये हो जाता है कि वो टैक्स को, लाइबिलिटी को रिड्यूस करना शुरू कर देती है आप लोगों के, ठीक है। तो वो चीज अपन लोग पहले पढ़ने वाले हैं। अपन लोग मेजरली एक सैलरीड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। एक सैलरीड पर्सन को जो सैलरी मिलती है उसके अलग अलग मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। उसमें कोई डियरनेस अलाउंस वगैरह भी होता है, ऐसे मल्टीपल चीजें होती है, बट अभी आप लोगों को उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है, फाइन। तो अभी ये देखो, एक HRA होता है, HRA का मतलब है हाउस रेंटल अलाउंस। तो ये ऐसा रहता है कि माना जाता है कि अब सैलरीड बंदा जो है वो जरूरी नागपुर का अंदर नागपुर में काम करेगा, नागपुर का बंदा शायद से दिल्ली जाके काम कर रहा होगा, तो ऐसे इतना उसको रेंट पे रहना पड़ेगा, उसमें उसका बेवजह खर्चा हुए जा रहा है, तो उस कारण से वो अगर रेंट भर रहा है तो उसका जो अलाउंस रहता है वो कम कर दिया जाता है। ये जो रहता है उसका सैलरी जो रहता है उससे उसको एक्सपेंस करना पड़ रहा है, तो वो हटा दिया जाता है। बट ये तभी हटाया जाएगा अगर सेल्फ ओन नहीं है और रेंट पे रह रहे हो तो। नहीं जीएसटी नहीं बेटा, अपन जीएसटी पे है ही नहीं अभी, टैक्स हटाया जाएगा नहीं, मतलब अपने ये क्या बोलते हैं ग्रॉस इनकम से कम कर दिया जाएगा, अपनी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल देखो बिजनेस में क्या होता है, अपन 8 रुपए की चीज खरीदते हैं और 10 रुपए में बेचते हैं, तो अपना प्रॉफिट कितना हुआ, तो अपन टैक्स 2 रुपए पे भरते थे ना। तो सैलरी वाले के लिए भी तो यही हुआ ना, वो 1 लाख रुपए की सैलरी कमाने के लिए 25,000 रुपए घर में रहना पड़ रहा है उसको, तो उसका प्रॉफिट तो 75,000 रुपए जैसे ही हो रहा है, नॉट रियली इन द करेक्ट टर्म्स, मतलब तो समझा रहा हो ये चीज, ऐसा समझा। तो इसलिए वो वाला डिडक्शन उनको अलाउड होता है, बट ये तभी होगा अगर आपने रेंट पे घर खरीदा है तो। अब देखो जो सीए होते हैं वो लोग यही स्मार्टली करते हैं, नागपुर का है, नागपुर में भी है, बट स्टिल उनको रेंट पे कैसे दिखा सकते हैं वो करना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि तुम जान पूछे किसी को भी बोल दोगे पार्थ मेरे को रेंट पे दिखा दे तेरे घर पे, प्रॉब्लम भी आएगा, पार्थ की इनकम बढ़ जाएगी। तो इसलिए ऐसे इंसान को दिखाया जाता है जिसके नाम पे घर हो और उसकी वैसे इनकम बची हुई 0 हो, जिससे जब मैं रेंट से उसको पैसा दूं तो इस बंदे को भी टैक्स ना लगे ना मेरे को टैक्स लगे, मेरा बच जाए, और मेरे को पैसा देते हुए दिखाना पड़ता है। तो इसमें फायदा क्या हो जाता है पार्थ का, उसका वाइट का मनी बढ़े जा रहा है। फिर वही पार्थ क्या करता है, अब इसको तो रिटर्न करना पड़ेगा ना, अब भले ही वो थोड़ा प्रॉफिट रख के रिटर्न करेगा,
तो यही पैसे को पूरा पूरा एटीएम से निकालता है। मान लो 2 लाख रुपए भरते हैं तो 2 लाख रुपए को एटीएम से निकाला, 1,80,000 रुपये उसने लौटा दिया कि पार्थ का 10,000 का फायदा हो गया, मेरा 2 लाख के ऊपर की टैक्स लाइबिलिटी कम हो गई। तो ये सब चीज़ें तुम्हें बहुत अच्छा एक सीए ट्यूशन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोगों का काम ही वही होता है, टैक्स का कम करना। या कोई सीए के पास जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो नेवर माइंड, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन करके होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन ये होता है एक सैलरीड पर्सन का जो भी इनकम आएगा उसमें से और 50,000 रुपये कम कर दिया जाएगा, डॉट 50,000 रुपये। सर वो क्यों? अब वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट कर दिया जाएगा। वो हो सकता है ट्रैवल वावल में उसको लग जाता होगा, अप्रॉक्सीमेटली सब मान के चला हुआ है कि एक सैलरीड पर्सन की अगर इनकम मान ले सैलरी से 1 लाख रुपए हुई थी, रेंट वेंट भरे नहीं हो या हो भी, मान ले रेंट था उसका 1 लाख रुपए कम हो गया, रेंट का 9 लाख बची, फर्दर 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन और दिया जाता है। अब उसको टैक्स 8.5 लाख रुपए के ऊपर ही लगने वाला है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अब इसके बाद में कुछ डिडक्शंस और है, ठीक है लाहौटी, जो तुम लोगों को मिलेंगे अगर तुम ये चीजें करोगे तो वाली चीजें, ठीक है ना। तो पहले 80C का एक चीज होता है। 80C मेजरली किस चीज के ऊपर रहता है? उसमें मैक्सिमम तुमको 1.5 लाख रुपए तुम बचा सकते हो, टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। तो वो कब होता है? अगर तुमने इसमें से कोई भी चीज में इन्वेस्ट किया हुआ है तो, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस, LIC लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है। अब देखो मेजरली लोग क्या करते हैं ना, अपनी टैक्स लाइबिलिटी कम करने के लिए LIC खरीदते हैं, विच इज द वर्स्ट थिंग टू डू इन लाइफ। तुम लोगों ने इंश्योरेंस एक्चुअली खुद की लाइफ को बचाने के लिए खरीदना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत एक बेसिक से एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे घर पे जो कार, सबके यहाँ पे जो कार 2 व्हीलर होती है इंश्योरेंस कंपलसरी होता है, ठीक है। हमारी कार के ऊपर 0 डेप्रिसिएशन कॉस्ट वाला कुछ रहता है, 0 डेप कॉस्ट वाला नहीं था। हमारे इतना मिनिमल वाला जो कि कंपलसरी पुलिस ना पकड़ ले उसके लिए वाला था, ठीक है। कार वगैरह की कॉस्ट जो भी हो, अगर हम लोग 500 रुपये पर इंस्टॉलमेंट ज़्यादा भरते अगर, तो हमारा पूरा का पूरा जो भी कितनी भी ठुक गई हो पूरी रिप्लेस करनी पड़ जाए उसका मशीन वाला जो रहता है, वो वाला नहीं लिया था हमने। हमारी कार का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि वो कार देखकर लगता ही नहीं था कि इंसान बच सकता है अंदर वाला, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। हमको वो कार रिपेयर करवाने के लिए आफ्टर इंश्योरेंस वालों ने भरा, को 1 लाख 1.25 लाख जो भी रुपये भरा होगा, उससे हमको 2 लाख रुपये और जेब के लग गए। तो हम लोगों को तब रियलाइज होगा कि 500 रुपये जो हम लोगों ने 10 साल से बचाने का सोचा होगा उसमें हमारे एक शॉट में लग गया। प्लस क्या हो जाता है ना कि इंश्योरेंस नहीं ली हुई तो जान बहुत डर लगता है। तो व्हेन आई यूज्ड टू ड्राइव इन US, वहाँ पे इंश्योरेंस लेना कंपलसरी है, बट वहाँ पे अलग अलग रहता था। मैं सबसे महंगे वाला लेता था, सबसे महंगे वाला, क्योंकि मेरे को ये चीज़ वहाँ पे पता थी। अब मेरे से इंसान मर भी गया, मेरे को जेल में डाल दो, है उसका टेंशन मुझे, बट पैसा नहीं भरना पड़ेगा मेरे को, वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। लकीली मेरे को कभी जरूरत नहीं पड़ी इंश्योरेंस इसकी। बट अगेन माई अनदर फ्रेंड जिसने फुल इंश्योरेंस लिया हुआ था, फुल इंश्योरेंस यानी जो मैक्सिमम वाला रहता है, क्योंकि उसने मेरे को सजेस्ट किया था उसके एक्सपीरियंस से। उसने कार निकाली पार्किंग में से, वहाँ से जहाँ से लेते हैं रेंट पे, बाहर निकाली अपने आप, वो मे भी कुछ पत्थर तो उड़ के आया होगा, स्पीड में थी, कांच कट 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 उड़ा और फक से फूट गया। उसको वहाँ से टो करके लेके जाना पड़ा वापस से। टो करने का पैसा भी इंश्योरेंस वालों ने भरा और वो कांच का पैसा भी इंश्योरेंस वालों ने भरा। और वहाँ पे तो बेटा इतना महंगा होता है सब चीज़ें, तो इसलिए इंश्योरेंस इज वेरी गुड। सो गोज ऑन विथ योर लाइफ इंश्योरेंस वगैरह का जो होता है, तो वही उसी कारण से ये लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि इंडियंस इतना बिलीव नहीं करते हैं उसमें, उस कारण से वो यहाँ पर डाला हुआ है। बचा हुआ ये कुछ अलग अलग EPF, ELSS, GPF वगैरह होते हैं, वो छोड़ो, मुझे भी इतना अच्छे से पता नहीं है। एक PPF होता है प्रोविडेंट फंड वाले, इसका एक NSC सर्टिफिकेट होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल पेंशन सर्टिफिकेट्स वगैरह, स्कीम्स वगैरह। कोई अगर इसके बारे में पढ़ना चाहता है तो देयर इज दिस वन अमेजिंग बुक कि थिंग्स एवरी इंडियन शुड नो बिफोर इन्वेस्टिंग वाली करके एक रेड कलर की बुक है। आई हैव इट बट माई डैड इज रीडिंग इट राइट नाउ, और आई होप ही कंप्लीट इट क्विकली, तो मैं तुम लोगों को पास ऑन कर सकता हूँ। इट्स रियली गुड बुक, उसमें दिया हुआ है बहुत चीज़ इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद एक और देख लो, ट्यूशन फीस फॉर 2 चिल्ड्रन। अब ट्यूशन फीस मतलब ये ट्यूशन फीस नहीं होता है अनलेस मैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे रजिस्टर्ड हूँ, जो मैं हूँ, और मैं तुम लोगों से पैसा जो ले रहा हूँ वो चेक फॉर्मेट में ले रहा हूँ, जो मैं नहीं लेता हूँ। नहीं तो फिर वो GST का तुमको भी इशू है, मेरे को भी इशू आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें सब इसमें इंक्लूडेड होती है। पर इसमें मैक्सिमम आपको कितना डिस्काउंट नहीं बोले, सॉरी, डिडक्शन मिल जाएगा, तो बेटा 1.5 लाख रुपए का मैक्सिमम मिलता है 80C में, ठीक है। अब 80D के अंदर बेटा जो भी आप लोगों का मेडिकल इंश्योरेंस, सुन लो, मेडिकल एक्सपेंस नहीं बोल रहा हूँ,
मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जो भरना पड़ता है खुद के लिए, फैमिली के लिए या डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए, ठीक है, वो 25,000 तक के मैक्सिमम आपको मिलता है। अब तुमको एक और चीज बता देता हूं मैं, सही ना ध्यान दे बेटा। फैमिली का डेफिनेशन क्या होता है? हाँ, अब सुनो, यहाँ पे चचा, बुआ, बुआ का बच्चा, वो मामा का बच्चा, ये सब नहीं आते। फैमिली का एक प्रॉपर डेफिनेशन होता है लॉ के अंदर, यहाँ पे वर्ड से बहुत खेला जाता है, ठीक है। तो मेरे को नहीं पता, नहीं नहीं, उसमें तुम्हारे भाई बहन भी आ सकते हैं टिल द टाइम आई थिंक यू आर नॉट मैरिड, या तुम्हारे मैरिज का तुम, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे पेरेंट्स, वैसा कुछ कुछ रहता है, उसमें बहुत चीजें रहती है। तो चलो नेवर माइंड, नॉट गेटिंग इनटू इट, डिपेंडेंट पेरेंट्स भी छोड़ो। यहाँ पे 25,000 रुपये मैक्सिमम आपको प्रीमियम जो भर रहे हैं उसका डिडक्शन मिल सकता है। तुमने 1 करोड़ का प्रीमियम भरते रहे होंगे, 1 करोड़ रुपए जेब से भरे होंगे, पर तो उसमें 25,000 का ही डिडक्शन माना जाएगा। नेक्स्ट आता है 80E। अगर आपके पेरेंट्स, यानी आपने एजुकेशन लोन लिया है फॉर स्पाउस या चिल्ड्रन फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड, ठीक है, वैसे इतना तुम्हारे को उसमें घुमाने नहीं हो रहा है, पर बता रहा हूं मैं, तो वो इंटरेस्ट जो है लोन का, लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट उसे भरते जाना पड़ रहा है, उसके ऊपर वो 8 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए ले सकता है क्या, डिडक्शन। तो मेजरली इसी कारण से क्या होता है ना, आप लोगों के पेरेंट्स अफोर्ड भी कर सकते होंगे आप लोगों का एजुकेशन फंड कर पाना बहुत इजीली, ठीक है ना। ये जो कई बच्चे ऐसा होता है, बच्चे यूएस जाते हैं, स्टिल उनके अगेंस्ट लोन लिया जाता है, एजुकेशन लोन, भले बच्चे भर रहे पेरेंट्स उससे नहीं, क्यों, अच्छा खासा टैक्स डिडक्शन मिलता है 8 साल के लिए, ठीक है। और 8 साल का जैसे ही होने में आता है तब तक फट 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 भर देते हैं। वेरी कॉमन थिंग। 80E के अंदर 80G के अंदर ये जो तुम लोगों को डोनेशन वोनेशन के लिए आते हैं ना कई बार लोग, जैसे कोई मेरे पास यहीं पे पड़ा हुआ है कि ये मैंने अभी रिसेंटली डोनेट किया था, आई प्रेफर वंस इन अ मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डोनेट करने का। तो ये देखो, तो ये मेरे पास ये वो नहीं, ये सेव द चिल्ड्रन करके है, तो वो कोई ना कोई इसके अंदर नहीं, उसमें नहीं आती वो, ये ना कोई डिडक्शन वाली स्कीम में आती है, तो मुझे 50% डिडक्शन मिलेगा टैक्स का। तो वो सर्टिफिकेट आया नहीं है अभी तक के, कभी आएगा तो मैं तुम्हारे शेयर करूंगा। तो इसमें वही है, तुम जो रिलीफ फंड वगैरह में करते हो, ये PM केयर्स फंड वगैरह जो था, तो उसके अंदर टैक्स डिडक्शन वगैरह मिलना शुरू होता है। अगेन यू डू नॉट रियली हैव टू रिमेंबर किसमें कितना मिलता है, क्वेश्चन में अगर कभी रहा तो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, याद तक है, ठीक है। अब फिर उसमें कितना भी पैसा भर रहे हो, आपने 100 करोड़ रुपए अगर भर दिया है, ठीक है, तो आपको 100 करोड़ का टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा। इसी कारण से मेजरली क्या होता है, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोग पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका कुछ ना कुछ फायदा तो रहता है, और नहीं तो इसके थ्रू, छोड़ जान दो, ठीक है ना, तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब देखो डिडक्शन अंदर 80TTA, इसमें एक इंडिविजुअल 10,000 तक के का ले सकता है अगर उसने सेविंग अकाउंट, सेविंग पता है आप लोगों को क्या होता है, उससे इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो मैक्सिमम उस पे 10,000 का वो डिडक्शन ले सकता है, ठीक है। अब मेरे को पूछोगे ना, तो अब नॉट श्योर तुम लोगों को ये सेक्शन वगैरह लिखना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अब मैंने कैसे याद किया था, मैं जैसे सुबह सुबह मैं बता रहा हूँ, सुबह पढ़ रहा था मैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको याद रखना है 50,000 रुपये, ठीक है ना। 80C मतलब क्या होता है, देखो देखो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सुन, 80C मतलब देखो देखो वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसमें 1.5 लाख रुपए बचता है। D फॉर डॉक्टर, डॉक्टर से पैसा बचाने के लिए मेडिकल इंश्योरेंस भरते हो, तो D फॉर डॉक्टर। E फॉर एजुकेशन, एजुकेशन का जो लोन लिया है उससे बचने के लिए, ठीक है। हाँ ये G, ये बहुत गंदा है, सॉरी, क्या जी, हाँ हम डोनेट करेंगे मैं देखो पहले ही बता रहा हूँ, पर मेरे को वैसे याद हुआ यार, अब वो मेरे को मॉर्निंग में भाई अब जैसा हुआ तो हुआ, हाँ थैंक यू, ठीक है ना। और मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ, तुम लोगों को मेजरली ऐसे ही रटना पड़ेगा कुछ ना कुछ ट्रिक बना के। क्या क्या सर वॉशरूम में गए थे, क्या क्या बेटा, सर ने वॉशरूम में नहीं बनाया था बेटा, सर वॉशरूम में न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है ना। 4 बजे बेटा, 4 बजे नहीं बेटा, 4 बजे और 2 बज गए में बहुत 2 घंटे का डिफरेंस है नहीं ना बेटा, तो कोई बात नहीं, बैठ जा, ये अकाउंट ये अटेंड कर ले, टैक्सेशन अटेंड कर ले। देख मैं जाने तो नहीं दे रहा हूँ तेरे को, ठीक, नहीं बेटा, मैं एक शर्त पे जान दूंगा, मैं कल वापस से बैठाऊंगा देखो 4 तक पे, नहीं तो बैठ जा फिर 2 घंटे, चुपचाप बैठ जा, चुपचाप बैठ जा, पढ़ाई कर, सुन, चुपचाप बैठ जा, पढ़ाई कर, उसका तो वैसी बैटरी खत्म हो गई है, बैठ जा और पढ़ाई कर। मैं अगर वहां पे आ गया
अब ध्यान दो गाइस, एक और बार सुन लो, स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है तुम लोगों का? 50,000 रुपए है, ठीक है ना। इसके बाद में तुम लोगों को क्या क्या दिया हुआ है? HRA अगर दिया हुआ रहा, तुम्हारे को दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन के अंदर, तो तुम वो हटा सकते हो अपने इसमें सैलरी डेज में से। फिर अपने डिडक्शन आ रहे 80C, देखो वो इन्वेस्ट कर रहा है तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट जो दिए हुए रहेंगे उसमें तुम डिडक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख। 80D, डी फॉर डॉक्टर, डॉक्टर मतलब मेडिकल इंश्योरेंस, प्रीमियम भरे, मैक्सिमम कितना है? 25,000। 80E, ई फॉर एजुकेशन, ये क्या है? 8 साल तक के काय पे? एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट पे आप डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। ई हो गया। F नहीं है। जी हाँ, हम लोग डोनेट करेंगे। अब उसके ऊपर तुम लोग को कितना भी मिल सकता है, बट वो आपको दिया हुआ रहेगा किस पे कितना मिलता है, ठीक है। अब इसमें देखो, हाँ सॉरी, ये से यस, ठीक है, सॉरी 80 क्या है? सी वाला है, सी वाले। इसमें देखो मेजॉरिटी 1.5 लाख रुपए ही मिल सकता है। एक ट्यूशन फीस भी है, अलग अलग जगह के इन्वेस्टमेंट है ये, कि ELSS, EPF, GPS वगैरह, वैसे NCD वगैरह। हाँ, अब सुनो, ओए ये होने के बाद में 80TTA करके एक है, कहाँ गया भाई? हाँ, ये 80TTA है। इसमें क्या होता है? तुम्हारे जो ये रहता है सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर 10,000 रुपये का आप लोग कर सकते हो सेविंग, ठीक है। सॉरी, उसका कुछ नहीं मिला, वो याद रख लिया। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो अब ध्यान दो। नहीं, 9 मिनट नहीं बचा बेटा, चैप्टर बचा है, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हारी ग्रॉस इनकम आ गई थी, उसमें से ये सबकी सब तुमने जैसे 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 ये डिडक्शन से हटाए तो जो बचा है वो क्या बन जाए? तुम्हारा टैक्सेबल इनकम। यहाँ तक है, ठीक है। तो तुमको पहले टैक्सेबल इनकम ढूंढनी पड़ती है, फिर उसके बाद में तुम्हारे इनकम टैक्स के अलग अलग स्लैब्स जो है उसके हिसाब से होता है। तो अब देखो, तुम लोगों को पहले ना ये सिंपल सा ये लर्न जिसने भी लिखा है, आई एम नॉट श्योर अगेन तुम लोगों को क्या सीन है, याद रखना है नहीं याद रखना है, तुम लोगों को देख लो, पहले सुन लो। बोला है, चलो ग्रेट। तो सुन लो, पहले ये ओल्ड टैक्स रेजीम है, ठीक है ना। अभी एक न्यू टैक्स रेजीम भी आया हुआ है, फिर हम ओल्ड क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि तुमको न्यू आ गया तो न्यू ही करना है, आप या तो ओल्ड या तो न्यू, आप ऑप्ट कर सकते हो आपको कौन सा करना है। अब देखो, इसमें भी 2 है, प्लीज देख लो। अगर आप 60 साल से कम उम्र के हो तो आप लोगों को ये ऊपर वाला लगेगा, और 60 साल से ज़्यादा वाले के हो तो ये 60 या 60 से ज़्यादा वाले, ठीक है। सॉरी, 80 के ऊपर शायद लगता ही नहीं होगा, मेरे को पता नहीं यार क्या सीन है उसका, जेन्युइनली स्पीकिंग पता नहीं, बहुत बहुत जीते बेटा। हाँ, सब ध्यान दो, ध्यान दो। अब एक गाइस 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 प्लीज सुनो, मेरे को ना जेन्युइनली स्पीकिंग ये याद नहीं हुआ है, ये सब चीज़ें मैंने ऐसी ही याद नहीं की है, ठीक है। वो तुम लोग कैलकुलेट करोगे तो बेटर रहेगा। 60 साल के नीचे वालों के लिए 2.5 लाख तक के कुछ भी नहीं लगेगा, 2.5 लाख ग्रॉस इनकम या 2.5 लाख टैक्सेबल इनकम, और 2.5 लाख टैक्सेबल इनकम तक के कुछ नहीं लगेगा। फिर अगर 2.5 से ज़्यादा हो गई, देखो ये जब मैं छोटा था ना, फर्स्ट टाइम मैंने टैक्स स्लैब सुना था, तो मुझे यही था भाई अगर 2.5 लाख तक के कुछ नहीं लगता है और 2.5 लाख की जगह मैं 2,50,001 रुपये कमा लिए तो भग से मेरे को 5% लग जाएगा, तो पूरे पे नहीं लगेगा, वो जो वो वाले स्लैब में जितने पैसे हुए हैं उस पे लगेगा। मतलब क्या, अगर मान लो आपका टैक्सेबल इनकम 2,70,000 है तो पहले स्लैब में 2.5 लाख रुपए, इस पे 0 लगा, बचे 20,000 रुपये, आप सेकेंड स्लैब में जा चुके, तब इस पे 5% लगने वाला है। ये पता नहीं था क्या तुम लोगों को? हाँ गुड। अरे मेरे को भी इंजीनियरिंग के समय पता चला, अरे मैं तो पहली बार तब स्लैब सुना था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग। अब टैक्स स्लैब सुन लो, ओए 2.5 से 5%, 5 से 10 डायरेक्टली 20, और 10 के ऊपर 30 लगता है। अब सुनो, यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है। नीचे वाले का भी कुछ तो भी स्लैब है, वो स्लैब तुम रट लेना, वो बात नहीं है। अब इसके आगे एक बार प्लीज ये सुनो, देयर इज समथिंग कॉल्ड टैक्स रिबेट, ठीक है ना। अगर मान लो आप लोगों का टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक के का ही हो रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, 5 लाख तक के का ही हो रहा है, अगर आप लोगों का टैक्स क्या देखिए टैक्सेबल इनकम, तो आपको 12,500 रुपए का एक रिबेट मिलता है। रुक जाओ, क्या एक संख्या अंडर 87A टैक्स प्रोवाइड टैक्स टू इंडिविजुअल टैक्स पेयर हुज टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड, तो टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपए, तो उसको रिबेट मिलेगा 12,500 का, ठीक है ना। अब 12,500 का रिबेट क्या है वो देखते हैं, मेरे को भी इतना अच्छे से पता नहीं है, बट एक जो मुझे अच्छा लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। सेस का मतलब समझता क्या होता है? हाँ बेटा, सेस
टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसे सेस बोलते हैं, ठीक है ना। टैक्स के ऊपर टैक्स मतलब मान लो अगर आप लोगों का 100 करोड़ रुपए इनकम आया था, तुमने कम करा के उसको दिखाया 10 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद में उसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी करके आपके ऊपर में आई 80,000 रुपए की, ठीक है। नहीं 8 लाख रुपए हुआ अगर मान लो इनकम का, उसके ऊपर 10% 80,000 रुपए की आई मान लो, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ सेस 10% लगेगा, तो और 80,000 नहीं बनना है, जो 80,000 लगाए ना टैक्स उसके ऊपर 10% और, तो 8,000 टोटल मिला के आपको 88,000 हो जाएगा। वो सेस रहता है। सेस का मतलब ये होता है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए ही यूज होगा। जब बीच में स्वच्छ भारत सेस चल रहा था, तो जो पैसा उससे आएगा उससे क्लीनिंग होगी ऐसा बोलते थे, बट ठीक है फाइन। वो गंगा अभियान वगैरह जो सब थे मस्त हो गया बेटा, गंगा जितनी पहले गंदी थी उससे ज्यादा अभी सेस लगाना पड़ेगा उन लोगों को साफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये 4% लगता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के नाम पे, ठीक है। वो लगता है, अब वो क्या होता है नहीं पता है मुझे। अब सुनो प्लीज एक बार क्वेश्चंस देख लो, ये आप लोगों को घर जाके करने हैं खुद से, एक बार देख लो प्लीज, तुमको समझ में आ जाएगी एक एक चीज निकालना। मैं इसके जैसा नहीं करता हूँ, मेरे को अगेन नहीं जमा इसका सा, इनका बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है ना। मैं तुमको से बता रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल ईयर है, इसमें ये कौन है भाई पता नहीं बंदा, 38 ईयर्स का है, मतलब 60 साल से कम है, मतलब पहला वाला स्लैब लगने वाला है। ग्रॉस सैलरी 7,28,000 रुपए हो रही है, उसमें HRA नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर HRA नहीं दिया हुआ है मतलब क्या हो गया है, मे भी काम का नहीं है, उसको लग नहीं रहा होगा, रेंटेड इसमें नहीं रहता होगा, जो भी बातें हो, ठीक है। ये बंदे का अभी का देखा जाए तो ग्रॉस इनकम हो गई है 7,28,000। अब ये बंदे ने 8,000 NPS में इन्वेस्ट करना शुरू किया। इन्वेस्टमेंट देखो वो इन्वेस्ट कर रहा है 80C, वो पर मंथ 8,000 रुपए डालता था, तो एक साल में उसने 8,000 × 12 कितना होता है 96,000 हो रहा है, उसने इन्वेस्ट किया था। अब सुनो NPS में अच्छा उसके बाद में 21,825 उसने LIC प्रीमियम में भरा था, तो देखो ये 21,825 रुपये भी भरा हुआ है, प्लस 5,000 रुपये PPF में किया था और 40,000 रुपये ट्यूशन फीस के लिए भरा था उसने। तो देखो एक संख्या 5,000 रुपये और 40,000 रुपये, देखा जाए ये पूरा मिला के पक्का से 1.5 लाख के ऊपर हो रहे हैं इसके खर्चे। बट आपको पूरे के पूरे पे एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है, आपको कितने पे मिलेगा मैक्सिमम 1.5 लाख के ऊपर ही एग्जाम्शन मिलेगा। इसका सम शायद से चलो देख ही लेता ना इन लोगों ने समझने का नहीं, अच्छा स्टैंडर्ड डिडक्शन करने को हम रुक जाओ, हाँ ठीक है। एक सेकंड ध्रुव क्लास में वो बाद में कॉल कर भाई। अब देखो कहीं एक सेकंड क्या प्लीज, देखो वो 1,62,825 हो रहा है, बट इतने पूरे का एग्जाम्शन मिलेगा क्या उसको, नहीं, उसको मैक्सिमम एग्जाम्शन 1.5 लाख का मिलने वाला है, ठीक है। तब देखो मेरा अभी तक क्या क्या एग्जाम्शन मिलने वाला है मुझे, ये पूरे 80C वाले थे, ठीक है ना। तो देखो अब उसे ये उसका था इनकम माइनस 1.5 लाख रुपए होने वाला है उसका, ठीक है। 80C के अंदर माइनस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होने वाला है उसका, ठीक है। तो 5 लाख जो भी बचा उसका, ठीक है, 5,28,000 रुपये हो रहा है। अब देखो अब ये टैक्सेबल इसमें आ रहा है, क्या था हमारा टैक्सेबल इनकम का स्टेट, 0 से लेके 2.5 लाख के लिए 0 रुपीज लग रहे थे उसको, ठीक है ना। अब देखो 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक के लिए उसको कितने परसेंट लगने वाले थे, 5%। तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए के 5% निकालना पड़ जाएगा आप लोगों को। 2.5 लाख का 5% कितना हो रहा है, देखो देखो चलो अपन देखते हैं। 5 लाख, 5 लाख से लेके कितने लाख तक का क्या था उसका स्लैब, नेक्स्ट वाला 10 लाख तक का कितना स्लैब था उसका, डायरेक्टली 20% था शायद। अब सुनो, हाँ करेक्ट। अब देखो पहले 2.5 लाख रुपए आपके यहाँ कंज्यूम हो गए, नेक्स्ट 2.5 लाख आपने यहाँ पे डाला, तो आपको उस पर 5% लग गया। 2.5 लाख का 5% कितना हो जाएगा अपना 12,500 हो जाएगा। तो वो वाले स्लैब के 12,500 रुपये आपको भरने पड़ गए। नेक्स्ट 28,000 रुपये यहाँ पे हो रहे हैं, ये स्लैब में जा रहे हैं आप लोगों के। सुन क्या है सरीना, तेरे पास में 5,28,000 रुपये, तू पहले गई जहाँ पे टैक्स फ्री वाला तेरा अकाउंट था, उसमें 2.5 लाख रुपए डाल दी, ठीक है। तो खत्म, अब उसमें और नहीं डाल सकती। फिर तू दूसरे अकाउंट में गई, बैंक अकाउंट में, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5% लगने वाला था, उसमें भी 2.5 लाख रुपए डाल सकती थी, तो 2.5 लाख रुपए उसमें डाल दी। अब तेरा अभी भी 28,000 रुपये बच रहा है। तो तीसरे अकाउंट में गई जहाँ पे देखो 20% टैक्स लगने वाला था, उसमें 28,000 रुपये डाल दी। तो अब ये 28,000 के ऊपर फर्दर 20% लगा मुझे,
तो वो कितना हो गया बच्चा लोग मेरा 28,000 का 20%, 5600 हो गया। तो टोटल मिला के ये 1 + 1 5 7 8 और ये 1, करेक्ट 1,81,000 हो रहा है। अब देखो जो भी 18,100 रहा है, सॉरी माय बैड। अब देखो अपन लोगों ने एक और क्या पढ़े थे, अगर बंदे की इनकम 5 लाख के नीचे आती तो 12,500 का मिलता, 5 लाख के नीचे आएगी उसकी टैक्सेबल इनकम नहीं, तो वो नहीं मिलने वाला है। अब लग जाएगा क्या, सेस, अब लग जाएगा 4% सेस, तो ये प्लस 4% सेस, सेस हमेशा लगेगा, ठीक है ना। तो इसका 4% और ऐड करोगे तो 18824 हो रहा है। समझा ये चीज क्या हुआ है? देखो हाँ, स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाले को जो मिलता है वो, हाँ। तो देखो अब उसकी इनकम जितनी भी थी उसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन हुआ, 80C में 1.5 लाख रुपए डिडक्शन हुआ, भले ही उसने उससे ज़्यादा एक्सपेंस किया था बट डिडक्शन 1.5 लाख का ही मिला, तो आया 5,28,000 रुपये। फर्दर डिडक्शन नहीं हो पा रहे थे, जो वो था अवेलेबल मेरे पास में एक और, उसमें नहीं हो रहे थे, तो मैंने 5,28,000 रुपये के हिसाब से टैक्स निकाला प्लस 4% सेस निकाला है मैंने सूजन, ठीक है। तो उतना ही रहेगा, अगर 1.5 लाख से कम इन्वेस्ट किया तो 1.5 लाख मिल जाएगा, वैसा नहीं है, मैक्सिमम 1.5 लाख मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। नहीं तो फिर इंसान करेगा कि 1 रुपया करेगा, बोलेगा भाई 1.5 लाख का, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, इन फाइनेंशियल ईयर जो भी बंदा अगेन 50 साल 60 साल से कम है, इतनी है उसकी, ही डिपॉजिटेड 9,200 पर मंथ इन GPF करके कुछ तो भी है, एंड पेड 43,000 लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब देखो एक से हो जाओ, पहले तो 80C के अंदर 9200 इंटू 12 करो, कितना हो रहा है, करो यार प्लीज कैलकुलेटर से, फट से करो यार, नहीं करोगे तुमको जाने नहीं मिलेगा। 1 लाख रुको रे, क्या थे दानी, 110400, 1,10,400 रुपए, ठीक है। ये 80C का इसका हुआ है प्लस 43,000, गाइस प्लीज प्लस 43,000, तो वो कितना हो जा रहा है 1,53,400, करेक्ट। तो अगेन मिलने वाला था मैक्सिमम 1.5 लाख, तो 1.5 लाख डिडक्शन इसमें से मिल जाएगा 80C का, माइनस 0.5 लाख हो जाएगा उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। इसके सिवाय वो बंदे ने 25,000 रुपए डोनेट किए थे PM रिलीफ फंड में, PM रिलीफ फंड में पूरा का पूरा मिलता है, तो माइनस 0.5, हाँ जी हम डोनेट करेंगे, तो 80G, ठीक है ना, वो ध्यान रखिएगा। अब आगे क्या दिया है, ही टुक अ होम लोन ऑफ, जो भी जितना दिया हुआ है, जहां से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अगेन हाँ वैसे इसमें भी ना क्या होता है, होम लोन वगैरह जो तुम लेते हो बनाने के लिए, उस पर भी तुम लोगों को मिलता है क्या, वो HRA वाला नहीं है, देखो HRA का जो देखो एग्जाम्पशन जो था वो नहीं है। एक समझो क्या, होम लोन और एजुकेशन लोन दोनों है क्या इसके अंदर, ई के अंदर, सेक्शन 24 का ना, हाँ। अब होम लोन के ऊपर आप लोगों को 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे मिलना था। अब सुनो ये अच्छा इंटरेस्टिंग दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बंदे ने 76,000 रुपीज का इंटरेस्ट भरा है और 2 लाख अपना क्या 20,000 रुपए अपना प्रिंसिपल कम किया है, तो मुझे बताओ डिडक्शन 96,000 का होगा, 76,000 का होगा या 20,000 का होगा? डिडक्शन सिर्फ इंटरेस्ट के ऊपर मिलने वाला है। तुम अपना लोन कम करो अच्छी बात है, वो तो तेरे को करना ही था, ये इंटरेस्ट जो तुमने भरा है उस कारण से तुम्हारा जो है वो यही कटेगा बस, ठीक है। प्रिंसिपल पेमेंट उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, तू प्रिंसिपल पेमेंट कर रहा है नहीं कर रहा है उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं वो नहीं था 80C में, नहीं यार अपने बुक में नहीं है, मेरे को इतना आइडिया नहीं, देख ले एक बार क्या लिखा है। अच्छा दिया हुआ है क्या, तो मे बी फिर वो अगेन एक्सक्लूड हो गया, इसके लिए वो भी इंक्लूड नहीं हो पा रहा है इसके अंदर। वो 20,000 रुपये तुमने वो 1.5 लाख रुपए में इंक्लूड कर लोगे तो उसमें नहीं आ रहा है, वो मेरे को नहीं पता किया है क्या उसने। हाँ ठीक है, प्रिंसिपल उस पर भी आता है, सॉरी यहाँ तो 80C पे आता है वो, पर उसका 1.5 लाख का पहले ही मेरा लिमिट खत्म हो चुका था तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा। प्लस इसने इंटरेस्ट का कितना भरा हुआ है 76,000, तो माइनस 0.76,000 भी हो जाएगा, लाख भी हो जाएगा। तो वो पूरा करने के बाद में आपका क्या आ गया है, टैक्सेबल इनकम आ गया। अब आपका नेट टैक्सेबल इनकम अभी का कितना हो गया है 5,49,000 हो चुका है।
अगेन आपको उस पर डिडक्शन नहीं मिल रहा है, फिर अपना स्लैब से निकालोगे प्लस 4% करोगे, हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट वाला देखो, इन फाइनेंशियल ईयर, ये अगेन बंदा छोटा है, ठीक है ना, नहीं एक बार देख लो, ठीक है ना। द सैलरी वॉज 6,43,000, ही डिपॉजिटेड 7,250 पर मंथ इन एनपीएस, इंटू 12 करोगे 24,000 एज एजुकेशन फीस, वो ट्यूशन फीस, ये 80C में आएगा। पेड 15,600, अगेन कहाँ में आ जाएगा, 80C में आ जाएगा। एनएससी प्रोड्यूस किया था 20,000 की, अगेन ये 80C में आएगा। अब देखो 80C का पूरा मिला के 1,46,600 हो रहा है, तो 1.5 लाख नहीं मिलेगा, 1,46,600 ही मिलेगा उसको। बस ये वाला इजी हो गया आप लोगों के लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 80C वाला डिडक्शन खत्म। अब देखो टैक्सेबल इनकम कितनी आ रही है, ऐसे वो 4,46,400 हो रही है, जो कि 5 लाख से कम है। तो उस कारण से उसको और कितना सस्ता पड़ जाएगा बेटा, 2.5 लाख रुपए उसको, और 2.5 लाख ही था ना, हाँ 2.5 लाख रुपए का और उसको ये मिल जाएगा। याद करो ये वाला जो अपने पास लिखा हुआ था, 2.5 लाख नहीं, 2,500 रुपए का, अच्छा उसको टैक्स रिबेट मिलेगा। रुक जाओ, टैक्स रिबेट का मतलब समझाता हूं मैं, कि पहले टैक्स पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तब देखो तुमने किया 9,820 आया, तुम्हारा मैक्सिमम टैक्स रिबेट कितना दिया हुआ था उसने, 15,000 था, 25,000 था, 25,000 था। तो ये रिबेट जो तुमको मिल रहा है वो 9,820 का कटने वाला है, ठीक है, तो वो कट जाएगा और ये हो जाएगा बेटा रिबेट नहीं, उसको कुछ भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक के 12,500 है क्या, 12,500 जो भी हो, ठीक है, देख लेना, ठीक है। अब ये न्यू टैक्स रेजीम है, ये न्यू टैक्स रेजीम तो है ही नहीं, ठीक है फाइन। तो ये वाला वैसे भी क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो रियल लाइफ में ज्यादा यूज हो रहा है, बट वो रहने दो। हाँ नहीं वो नहीं, वो कंपैरिजन के लिए था कि तुमको ओल्ड और न्यू से तुम कैलकुलेट करके देखते हो किसे टैक्स पे करना है। अगेन गाइस आई वुड जेन्युइनली सजेस्ट ये सॉल्व एग्जाम तो होमवर्क करना ही है, साथ में आप लोगों को ये एक्सरसाइज भी जो भी ओल्ड टैक्स रेजिम वाली जो रहेंगे वो क्वेश्चन बार कर लेना, यू विल एक्चुअली एंजॉय। तो उसी कारण से तुम लोगों को 80C 80D 80E 80G में क्या क्या आ रहा है, 80TTA में क्या क्या आ रहा है वो याद होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। गाइस टुमारो विल बी हैविंग क्लासेस नियरली ऑन द सेम टाइम फॉर नियरली द सेम टाइम स्पान, विल कंप्लीटिंग विद लिमिट्स फॉर श्योर, आगे का जो चीज़ें कनेक्टेड है उस चीज़ की वो वाला करने वाला है, ठीक है। चलो गाइस सी यू टुमारो।